इस समय समझ लो कि एक तरीके से जान बचा रहा है, क्योंकि इस फ्लैग को लेकर हम कहीं भी निकल सकते हैं, रोड पे किसी भी मिलिट्री के सामने हम जा सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि भारत ने दुनिया में कमाया क्या है, तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हम आपको आज दिखाएंगे। शांति और अमन के मायने क्या होते हैं, युद्ध में जलते यूक्रेन में भारत की क्या इज्जत है, तिरंगे को देखकर रूसी सैनिक कैसे सलामी दे रहे हैं, यूक्रेन भी भारत के बच्चों की मदद कर रहा है। सबसे बड़ी बात, बम और बारूद के बीच तिरंगा ढाल बनकर भारतीय छात्रों की जिंदगी का उनकी हिफाजत कर रहा है। लोग पूछते हैं कि भारत ने कमाया क्या है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, एक तस्वीर उनमें से ये भी है। देखिए कैसे अनजान देश में भी तिरंगा दिखा रहा है अपनी ताकत। आज आपको बताएंगे कि भारत ने पूरी दुनिया में क्या कमाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। तिरंगे ने कैसे बचाई भारतीय छात्रों की जान, क्या है तिरंगे की ताकत, खुद सुनिए भारतीय छात्रों की जुबानी। इनमें खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रक्षा का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे मैंगो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाए, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर मैंने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें स्लेव। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। देखा आपने, तिरंगे की ताकत से पाकिस्तान भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक पाकिस्तानी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान के छात्र तिरंगा लगाकर अपनी जान बचाकर बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। बॉम्बिंग हो रही है और ये सब चीजों की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए हेल्प भेजे, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि अपना इंडियन एम्बेसी जो है अपना हंगरी से जो है बॉर्डर्स खुलवा रही है ताकि जो बच्चे इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो अपना जो है हंगरी के थ्रू इंडिया चले जाएं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी अगर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की।
सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कुछ घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। युद्ध के हालात में यूक्रेन में 30 किलोमीटर भीतर तक घुस गए भारतीय दूतावास के लोग और अपनी जान की बाजी लगा करके 500 भारतीय छात्रों को पोलैंड की सीमा तक ले आए। भारतीय दूतावास के साहस की कहानी सुनिए। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर तक पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। फिर ऐसी खबरें भी आने लगी कि यूक्रेन बॉर्डर पुलिस भारतीयों को टॉर्चर कर रही है। ऐसे में पोलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो जंग के हालात में इम्पॉसिबल था। एम्बेसी ने भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन के अंदर घुसने का फैसला किया। लगातार बिगड़ते हालात और गोलीबारी के बीच ये काम नामुमकिन जैसा ही था। मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। इस दौरान कई तस्वीरें भी ऐसी आईं जिसमें भारतीय छात्र पुलिस के अत्याचारों का शिकार हुए। आइए अब आपको भारतीय दूतावास के मिशन इम्पॉसिबल की पूरी कहानी सुनाते हैं। कैसे भारतीय दूतावास ने 500 छात्रों को सीमा तक लाने में अपनी जान लगा दी। सुनिए ये कहानी, कैसे यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी का मिशन इम्पॉसिबल हुआ पूरा। 24 फरवरी को रूस का हमला होते ही पोलैंड में इंडियन कम्युनिटी एक्टिव हो गई। इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज IPCCI की मदद ली गई। IPCCI के साथ मिलकर एम्बेसी ने 7 टीमें बनाई। एक टीम को भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का जिम्मा दिया गया। एक टीम ने स्टूडेंट्स के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया। एक टीम ने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन पर नजर रखी। पश्चिमी यूक्रेन का शहर यावोरी पोलैंड बॉर्डर से 49 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी रास्ते से भारतीय छात्र पैदल पोलैंड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में इन लोगों को यूक्रेन की सेना और बॉर्डर पुलिस टॉर्चर भी कर रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी छात्रों से संपर्क साधना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मिशन पूरा करने के लिए 30 बसों का काफिला लगाया गया। मिशन को पूरा करने में 5 से 6 दिन लगे। पोलैंड से यूक्रेन की ओर जाते हुए बसों को कम समय लगा। भारतीयों को वापस लाते वक्त इन्हें दोगुना टाइम लगा। आखिरकार 2 बैच में तकरीबन 500 भारतीयों को पोलैंड तक लाया गया और इस तरीके से इनकी जान बचाई जा सकी। हमारे साथ अब इस पर बात करने के लिए रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। परिहार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज की जो स्थिति है उस स्थिति के बाद आपका क्या आकलन है इस युद्ध को लेकर के? युद्ध जो है वो उसमें सीज फायर होने की पॉसिबिलिटी तभी है जबकि अमेरिका चाहेगा, क्योंकि यूक्रेन प्रेसिडेंट जब तक अमेरिका का यस नहीं होगा वो इसको सीज फायर के लिए आएंगे नहीं और वो ऐसे टर्म्स रशिया के सामने रखेंगे जो रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है अभी ये कुछ दिन और चलेगा और सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कीव पे अगर रशिया कब्जा करने में काबिज होता है तो फिर ये गवर्नमेंट जाएगी। अगर वो नहीं होता है तो अल्टीमेटली रशिया और इनके यूक्रेन के बीच में निगोशिएशन होगा और उसके बाद में सारी रशियन फोर्सेस जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन को छोड़ के बाकी जगह से विड्रॉ हो सकती हैं और नाटो में यूक्रेन के शामिल होने पे ना करने के लिए कुछ यूएस की तरफ से कुछ इंडिकेशन आ सकते हैं। यही 2 ऑप्शंस मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगा परिहार साहब आपके पास। मोहम्मद अली शाह साहब, अभी हमने जो गौरव की तस्वीरें दिखाई हैं, हमने दिखाया किस तरीके से भारतीय तिरंगा जो है वहां रह रहे भारतीयों की ढाल बन गया है। हमने दिखाया कि वहां इंडियन एम्बेसी ने किस तरीके से यूक्रेन से 30 किलोमीटर अंदर घुस करके यूक्रेन में पोलैंड की सीमा तक 500 छात्रों को रेस्क्यू किया, उन्हें सुरक्षित पैसेज दिया। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी छात्रों को भी अपनी जान बचाने के लिए भारतीय तिरंगे का सहारा लेना पड़ा, उसे ढाल बनाना पड़ा। बहुत प्राउड फीलिंग होती है ये सुनकर। मोहम्मद अली शाह साहब। जी हाँ, बिल्कुल, और ये दिखाता है कि मरता क्या नहीं करता, इसमें कोई शक की बात नहीं है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुछ भी करना पड़ा, किसी भी हद तक जाना पड़ा। अब यहाँ देखिए, जहाँ के पाकिस्तानी छात्राओं ने हिंदुस्तान का झंडा लगाया अपने आप,
तो मतलब ये बिल्कुल मतलब ये दिखाता है कि हिंदुस्तान की क्या रेपुटेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। भाई ये एक अक्सर लोग कहते हैं कि भाई एक जैसे कि एक गायत्री मंत्र हो गया, एक आयतल कुर्सी हो गई, उस तरह की कोई मंत्र कुछ चीज होती है कि ये आपको ढाल, ये आपको एक शील्ड की तरह आपके पास कोई बला नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अगर भारतीय झंडा से दर्शा रहा है तो मतलब इतनी प्राउड फीलिंग होती है, इतना लगता है कि भाई हाँ, जिस तिरंगे को हमने डिफेंड करते हुए अपना खून पसीना बहाया है, तो वो उस झंडे की आज मतलब सीना फक्र से होता है वाकई में। और सीना बहुत ही मतलब इट फील्स वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगता है। और मगर मेरे को पूरी उम्मीद है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको कोई और इसलिए दिखाता भी है कि क्योंकि हिंदुस्तानी है इसलिए हमको कोई छू नहीं सकता। तो ये बड़ा अच्छा इसमें दर्शक है। चलिए, मोहम्मद अली शाह साहब आपके पास लौटूंगा, परियार साहब आपके पास भी लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि छात्रों को खार्किव छोड़ने के निर्देश रात 9:30 बजे तक के लिए उन्हें डेडलाइन दी गई थी। कहा गया था कि वो पिसोचिन चले जाएं, बेजलुर्जोव्स्क चले जाएं, इसके अलावा बाबे पहुंचने के उन्होंने निर्देश दिए थे। 11 से 12 किलोमीटर दूर है खार्किव से ये डेस्टिनेशंस। भारतीयों से सुरक्षित रास्ता देने को, भारतीयों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए रूस भी तैयार है। कुल मिलाकर के खार्किव छोड़ने की अपील थी इंडियन एम्बेसी की भारत सरकार की, और कहा गया था कि शाम 6 बजे तक वहां के समय के मुताबिक और भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे तक वो खार्किव छोड़ दें। खार्किव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें, पोलैंड की सीमा पर मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह और उनके साथ पोलैंड में भारत की राजदूत खाने पीने की चीजों को लेकर के पहुंचे तो भारतीय छात्रों के चेहरे पर रौनक आ गई। देखिए वो लम्हा। पानी की कमी ना हो। ये हरियाणवी लोग आ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। में आपको बता दें, बुडापेस्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोर्चा संभाल रखा है। मंत्रियों की मौजूदगी से छात्रों की हिम्मत और हौसला दोनों बढ़े। Food and the lovely environment, the cozy environment we get to relieve ourselves from the tension which we have gone through in the Chop border is amazing and mind-boggling. Thank you sir for everything in the Hungary border and we will surely. रोमानिया और मोल्दोवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए कैसे छात्रों की वो मदद कर रहे हैं। दवाई दोनों टाइम पे लेना, एलिया से टिकट इनका ख्याल रखना, तो इनका ख्याल रखना, ठीक है। उधर स्लोवाकिया में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाल रखा है। देखिए स्लोवाकिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के साथ किरण रिजिजू। सबसे पहले तो आप लोग का जो चेहरा खिला हुआ दिख रहा है, अच्छा लगा। अदरवाइज मैं सोच रहा था कि डिप्रेशन में होगा क्या। भगवान का शुक्र है, अभी सब ठीक हो जाएगा। किसी को पर्टिकुलरली कुछ कह। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि किस तरह से नागरिकों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है। बाकायदा बताया गया है कि पूरा ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार तेजी आई है, ये बताया गया है। और साफ तौर पर 7,000 भारतीय यूक्रेन सीमा छोड़ चुके हैं। अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया। 17,000 भारतीय तकरीबन छोड़ चुके हैं और करीब 3,000 भारतीयों का रेस्क्यू अभी बाकी है। ऑपरेशन गंगा अभियान में तेजी आई है। आज यूक्रेन के पड़ोसी देश से 6 फ्लाइट्स पहुंची हैं। अब तक तकरीबन 3,500 भारतीय नागरिकों की वापसी हुई है। अब तक अगर कुल मिला के देखा जाए तो यूक्रेन से 17,000 भारतीय निकाले जा चुके हैं। वायुसेना के 4 विमान 800 भारतीयों को लेकर पहुंचेंगे। देर रात से सुबह 8 बजे तक हिंडन एयरबेस पर ये विमान उतरेंगे। अगले 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स आएंगी। अब तक 16 फ्लाइट्स आ चुकी हैं।
रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 7वें दिन भी जारी है। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन तेज कर दिया गया है। यूक्रेन से अब तक 16 फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंच चुकी हैं। आज 7 फ्लाइट्स यूक्रेन से दिल्ली आई। 10वीं फ्लाइट 2 मार्च को आई, 11वीं फ्लाइट 2 मार्च, 12वीं फ्लाइट भी 2 मार्च, 13वीं, 14वीं फ्लाइट, 15वीं फ्लाइट, 16वीं फ्लाइट और रात के 1 बजे के करीब C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचेगा। इसकी क्षमता सबसे ज्यादा है लाने ले जाने की लोगों को। कल ग्लोब मास्टर की खूबियां हमने आपको बताई थी। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट से भारतीय छात्रों को लेकर फ्लाइट जो है वो दिल्ली पहुंची। ये 16वीं फ्लाइट थी जो भारत पहुंची। वहीं इन छात्रों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी को फूल दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 3,500 भारतीय देश पहुंच चुके हैं। भारत सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप बहुत परिश्रम करके, बहुत साहस करके आप लोग भारत पहुंचे हैं। अभी तक भारत लगभग दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बुडापेस्ट से आई फ्लाइट से भारतीय स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उनके परिवार वाले पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यूक्रेन युद्ध के बीच बचकर आए छात्र छात्राओं को देखकर उनके परिवारों के दिल भर आए। माहौल काफी भावुक हो गया। कोई अपने बच्चे को सामने देखकर रो पड़ा तो कोई अपने बेटे बेटी को गले से लगाकर सिसक उठा। मां बाप के आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के हैं। भीषण युद्ध को करीब से देखकर लौटे इन स्टूडेंट्स ने खुद माता पिता को ढांढस बंधाया। जब यूक्रेन के सिर पर युद्ध के रूप में मौत मंडरा रही थी, उस भयानक दौर से बाहर निकल करके परिवार के बीच पहुंचना जहां इन बच्चों के लिए सुखद पल रहा, वहीं उनके माता पिता समेत पूरे परिवार के लिए यह लम्हा वाकई खुशनसीबी लेकर आया है। डेनिप्रो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और अरे सर आईडी लेके आ रहे एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, परियार साहब हमारे साथ हैं। परियार साहब, ये वॉर जोन से लौटे हैं ये स्टूडेंट्स जो हैं जिनका रेस्क्यू चल रहा है, क्या मनोस्थिति होती है जब ऐसे युद्ध की विभीषिका देखकर कोई अपनी जान बचाता है और जिसकी उम्मीद ना हो कि किसी तरह हम अपने देश वापस पहुंच जाएंगे? जब स्वदेश वापसी इन बच्चों की हो रही होगी, क्या भाव होंगे इनके दिलों में? ये मैं समझता हूँ इसको बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मिलिट्री ट्रेनिंग ली जाती है उसमें उनका सिपाहियों को, ऑफिसर्स को रोबस्ट बनाया जाता है, मेंटली भी फिजिकली भी। ये तो MBBS और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस तरह के कोई ट्रेनिंग का एक्सपोजर नहीं होता है, इससे स्ट्रॉन्ग मेंटल बिल्टअप का नहीं होता है। और ऐसे जोन में जब लगातार फायरिंग हो रही है, मिसाइल्स गिर रही है, बॉम्बार्डिंग हो रही है, बिल्डिंग गिर रही है, तो साइको फियर जो है बहुत जबरदस्त होता है और सबको यही लगता है कि बस अब गए कि कब गए। ऐसे हालात में भारत सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत ही ज्यादा तारीफ के काबिल है और बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कि किस तरह से युद्ध के माहौल में हमारी सरकार ने हर तरह से कोशिश करके और डिप्लोमेटिक रूप से और बाकी रिसोर्सेज से उनको सेफ यहाँ तक ले आए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और साइको फियर जो है वो इनके दिमाग में सालों रहेगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जो उससे निकल के भी आ गए अल्टीमेटली दोबारा वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहाँ जाएंगे जरूर, उसे छोड़ेंगे तो नहीं, मगर अब वो थोड़े ओवर कॉशियस होंगे और मैं सब उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और जिस तरह से उन्होंने देखा कि युद्ध की विनाशिका कितनी होती है और उसमें मानव जीवन को बचाने का और सहायता का क्या महत्व है, वो अपने जीवन भर इन बातों से प्रेरणा लेके अच्छे शहरी की तरह काम करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। मोहम्मद अली शाह साहब, केवल भारत एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को बचाने के लिए यूक्रेन में इस तरीके का ऑपरेशन चला रहा है? बिल्कुल, इसमें और हमें बहुत नाज है, बहुत फख्र है कि हमारे जो मंत्री वहां पे जा रहे हैं, हमारे पुराने चीफ जनरल VK सिंह साहब, बल्कि अच्छी बात है जनरल साहब जा रहे हैं, वो एक उन्होंने एक्शन देखा है और मैं आपको जब गोले चलती है ना भाई, मैं आपको वो फीलिंग मैं क्या बताऊं, जब
हर जगह पे गोले चल रही होती हैं और जब बम धमाके हो रहे होते हैं आपको कुछ मालूम नहीं होता क्या होने वाला है, अगला यहाँ पे क्या होने वाला है। 2003 में मैं इंडो पाक बॉर्डर पे था जो कि 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान से, सीज फायर से पहले की बात है ये, और हम अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे थे और रोज आना दम धमाधम धम धम ऐसे, मतलब, और हम तो ट्रेनिंग के बाद वहां पे गए थे ना हम, तो एक फर्क था। और आप सोचिए मानसिकता उनकी, जो डॉक्टर बनने गए हैं और वहां पे देख रहे हैं खून खराबा, बम धमाके, और बम धमाके छोड़िए आप, मैं कह रहा सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती क्या हुई, वो यूक्रेन ने जो सिविलियन को हथियार थमाए हैं, ये सोचे कि वो लड़ेंगे कि मरता क्या नहीं करता वाली बात है ना, वही हथियार आज की तारीख में डकैती में वो गन पॉइंट फायर, रोड फाइट हो रही है रोड पे। अब आप सोचिए बम धमाके अलग, आप सड़क पे निकले, हम रात को निकलते हैं ना अंधेरे में, यहीं पे नॉर्मली आमतौर बंबई में, गुड़गांव में, दिल्ली में रात को ही दवाई खरीदने के लिए ही समझ लिए हमें लगता है हल्का सा डर। सोचिए इन बच्चों की हालत, वहां पे तो बंदूक आम लेके जनता घूम रही है और वहां पे ऐसे वॉर टोन जोन में खाने की कमी होती है, राशन पानी की कमी होती है। आप सोचिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना कि भाई अपनी, अब जिसकी लाठी उसकी बहस। अभी हथियार तो आ गए आपको दुश्मन से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा बोले, मैं देखे वीडियोस न्यूज चैनल्स पे, हमारे हिंदुस्तानी वाले बच्चे वहां पे कह रहे थे अरे हमें पे बंदूक ताक रहे हैं कई लोग। तो अब ये बंदूक कौन ताक रहा है? ये सेना तो ताकेगी नहीं, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी मैं नहीं मानता किसी भी सिविलियन पे बंदूक कैसे ताकेगी। ये जब आप सिविलियन के हाथ में दे देते हैं ना बंदूक, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, तब होते हैं ऐसे हादसे। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल जा रहा है, मैं समझ सकता हूं बाकायदा बिल्कुल कि वहां पे उन पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि उस और इसी ट्रॉमा को लेकर के उनकी स्वदेश वापसी हो रही है। मोहम्मद अली साहब, पर जहार साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पर जाते हुए आपको यूक्रेन से आ रही कुछ ताज़ा तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने मंगलवार की रात संसद में दिए अपने स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में शुरुआत के 15 मिनट सिर्फ यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की, उस पर बोले। इस भाषण से उन्होंने ये संदेश दिया कि अमेरिका यूक्रेन के भविष्य की चिंता करता है और संकटग्रस्त राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ है। Weeks and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, proud, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at Russian economy. भाषण में व्लादिमीर पुतिन के लिए बाइडेन का संदेश बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने बुरी तरह गलत आकलन किया है और हमले के लिए रूस को अमेरिका और यूरोप ने जो आर्थिक पीड़ा दी है वो सिर्फ शुरुआत भर है। In their fight for freedom, military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. उधर पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रखा है और चेतावनी दी है कि अगर कोई भी राष्ट्र यूक्रेन में दखल देता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। अपने भाषण में बाइडेन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका खुद तय करेगा और ये तय करेगा कि वो कब, कहां और कैसे लड़ेगा। Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access
They're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. यूक्रेन युद्ध का असर आम लोगों के जनजीवन पर अब साफ दिखने लगा है। आपको बता दें, रूस में अमीर आदमी से लेकर गरीब तक सभी को नकदी के लिए मारामारी करनी पड़ रही है, क्योंकि रूस के बैंकिंग सिस्टम पर पश्चिमी प्रतिबंधों का गहरा असर हुआ है। खाद्य कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे रूस का आम आदमी परेशान है। रूसी मुद्रा में गिरावट की वजह से आम लोगों की बचत प्रभावित हुई है। इस कारण हताश नागरिक अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम की लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। Да уж. Я сначала думал, это в туалет очень. Оказалось, что... अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे रूस तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। आपको बता दें, रूबल की कमर टूट रही है, बैंकों में कैश खत्म हो रहा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे टूट रहा है रूस अंदर ही अंदर। देखिए, रूस में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आम लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट, $1 की कीमत 113 रूबल तक पहुंची। खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया है। रूस का आयात ठप होता जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का तगड़ा असर देखने को मिल रहा है। दुनिया में कई जगह रूसी केंद्रीय बैंकों की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। वैश्विक बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट प्रणाली से भी कट गया है। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड को भी रोकने का अब संकेत मिला है। 630 अरब अमेरिकी डॉलर के नुकसान का अनुमान है। रूस आ सकता है भारी भरकम मंदी की चपेट में। रूस में बेरोजगारी का संकट भी बढ़ गया है। कैश निकासी से बैंकों के दिवालिया होने का खतरा है। रूस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चरमरा गया है। रूस में गुस्सा और अराजकता अब साफ दिखने लगी है। Я сначала думал, это в туалет очередь, но оказалось все куда проще. मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जेके परिहार साहब, सबसे पहले आपसे जानना मैं चाहूंगा कि क्या ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि रूस भले ही यूक्रेन पर लड़ाई जीत रहा हो, लेकिन अपने अंदर एक लड़ाई वो हार रहा है? देखिए, जब युद्ध होता है तो आंतरिक रूप से आर्थिक संकट और दूसरे डेफिनेटली आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और रूस के राष्ट्रपति ने कोई अचानक ये डिसीजन नहीं लिया है, उसकी वो तैयारी काफी सालों से कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को स्विफ्ट सिस्टम से ग्रेजुअली निकालने की भी कोशिश की है और क्रिप्टो करेंसी में गए हैं। चाइनीज के साथ में मिलकर वो दूसरी बैंकिंग प्रणाली को भी डेवलप कर रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि ये कहाँ तक गया है, तो अमेरिका जो है आज भी इतने जोरों से शांति का दूत बन रहा है। ये असली लड़ाई तो अमेरिका ने ही शुरू की है 2014 में, जब वहां पर बराक ओबामा साहब के राष्ट्रपति थे और यही बाइडेन साहब के ये उपराष्ट्रपति, तब से वहां की जो यूक्रेन की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने वहां से गिरवा के अपने सपोर्टेड लगाए हैं। तो ये शुरुआत वहीं से हुई है और सारा अब यूक्रेन जो है वो इस सारे उसमें बलि का बकरा बन गया है। रूस और अमेरिका की सुपर पावर की लड़ाई के बीच में यूक्रेन को ये उसको फंसा के रखे हुए हैं। अगर अमेरिका ने रशिया की दो कॉमन जैसा कि आप हमें यूरोप में सिक्योरिटी गारंटी दीजिए और नाटो में इसको शामिल नहीं करिए, क्योंकि नाटो का यूक्रेन में जाना मतलब सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रूस की सीमा पे लगते हैं। बस इसी बात को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। नुकसान रूस का बहुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये नहीं है कि रूस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड पावर बन के रहेगा। ये वर्ल्ड ऑर्डर में इतने आसानी से बड़े देश गिरते नहीं, वो तैयारी से जाते हैं। कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी को इम्पल्सिव करके उन्होंने एक्शन किया है। प्रोज एंड कॉन्स उसके पूरे हुए। अगर ये रूस हारता दिखता है तो दो ऑप्शंस इसमें रहते हैं, रूस सरेंडर नहीं करेगा, पुतिन सरेंडर नहीं करेंगे। आइदर वो न्यूक्लियर पे जाएंगे या चाइना ओपनली जो है वो इनके सपोर्ट में इस तरह से आ सकता है कि ताइवान पे चाइनीज एग्रेशन इमीडिएटली शुरू हो जाए और अमेरिका को सोचना पड़ेगा। तो ये अमेरिका और रूस के बीच में जो टसल चल रही है ये इतनी आसानी से मैं नहीं समझता हूं कि खत्म होने वाली है। मैं इस पर मोहम्मद अली शाह साहब का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि क्या रूसी हमला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित है? तो अभी
इस पर कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि पुतिन के मन में क्या है कोई नहीं जानता। रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के झंडे लगे जहाज पर रूसी रॉकेट के हमले की तस्वीरों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ये वीडियो 25 फरवरी के आसपास का है, लेकिन मोल्दोवा के जहाज को जिस तरह निशाना बनाया गया उससे मोल्दोवा सकते में है। यूक्रेन के बाद अब रूस मोल्दोवा पर भी हमला कर सकता है। बेलारूस के तानाशाह ने गलती से यह खुलासा कर दिया है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सुरक्षा परिषद को संबोधित कर यूक्रेन में रूस के आक्रमण के रास्तों के बारे में बता रहे थे। बैटल मैप के जरिए वो पुतिन की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। लुकाशेंको पुतिन के मित्र और रूस के सहयोगी बेलारूस के प्रमुख हैं, इसीलिए वो पुतिन की रणनीति जानते हैं। इस नक्शे के माध्यम से लुकाशेंको अपने उच्चाधिकारियों को उन स्थानों की जानकारी दे रहे थे जहां आने वाले दिनों में रूस बमबारी कर सकता है। फोटो में लुकाशेंको बैटल मैप के सामने खड़े हैं। यहां यूक्रेन और मोल्दोवा साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या अगला नंबर मोल्दोवा का है? ये एक बड़ा सवाल। मोहम्मद अली शाह साहब, यहां एक सवाल और उठ खड़ा हुआ है। ये जहाज की जो तस्वीरें हैं जिस पर रूस की मिसाइल गिरी है, कि क्या अगला निशाना अब मोल्दोवा होगा? भाई अगला निशाना अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर हो भी सकता है। बिल्कुल इनकी स्ट्रैटेजी, कई बार जंग में क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कई बार एक ऐसा पैटर्न सेट कर देंगे कि दुश्मन को लगेगा कि हाँ, अंदाजा लगा देंगे कि हाँ अगला निशाना यहां पे आने वाला है, लेकिन जहां पे आप उम्मीद कर रहे हैं वहां पे नहीं, कहीं और पे आता है। तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर मैं आपको बताता हूं हल्का सा, जहां पर मेरा अनुमान जाता है कि देखिए, अगर रूस कीव पे जब भी हमला करता है, जब भी मैं कह रहा हूं कल परसों जब भी करता है, उसके बाद इतना आसान नहीं है, और मेन जंग तो उसके बाद शुरू होगी। और रूस जो है, जहां तक इनका दबदबा बना हुआ था एक तरीके से भी हमले से पहले, मैं कह रहा हूं हमला करके एज अ फौजी मैं कह रहा हूं उन्होंने गलत किया। एक तरीके से जो उन्होंने युद्ध शुरू किया वो गलत किया। अब ये अलग कहानी है उसकी हिस्ट्री के, भाई उनको प्रोवोक किया गया था, उनको चुबाया गया था, ये वो सालों सालों से, वो अलग कहानी है, उस पर अलग जाएंगे। ये तो वो बात हो गई कि भाई इसने मेरा किराया नहीं दिया कई सालों से, तो मैंने जाके इसका कत्ल कर दिया। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक तो आपने कत्ल कर दिया, दूसरा एक सेल्फ डिफेंस में अगर कत्ल करते हैं तो वो भी कोर्ट से बाइज्जत बरी होता है। अब वो दैट इज वो अलग कहानी रही। अब मान लिया अगर जब भी रूस ने कीव पे कब्जा कर लिया, एक अपनी वहां पे डमी गवर्नमेंट बना दी, पपेट गवर्नमेंट बना दी, जो कि अमेरिका के पक्ष में रहेगी, रूस के पक्ष में रहेगी। अब डमी गवर्नमेंट के बाद एक पीस कीपिंग फोर्स वहां पे लगाएगी, अपनी फौज वहां पे लगेगी, जाहिर सी बात। अच्छा, और जितने भी यूक्रेन के सिविलियंस हैं, जिनको भी हथियार भी दे दिए गए हैं, जो डाकू, डकैत, मर्डरर, क्रिमिनल, चोर, चकैत वहां से छूट गए हैं जेलों से हथियारों के साथ, तो मतलब पूरे यहाँ के लोग क्या हो गए, बागी बन गए, उग्रवादी बन गए, मिलिटेंट बन गए। अब एक वोट ऑन कंट्री रहेगी वो, तो मतलब कि रूस बैटल जीत ले, पूरे बैटल जीत ले, उसके बावजूद भी ये वॉर को हारेगी। यानी कि मेन जो बड़ी पिक्चर है, जिसको जैसे मैं देख रहा हूं, अफगानिस्तान वाला हाल होएगा यहां पे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना 20 साल रही, तालिबान थी वहां पे, लड़ते रहे, और 20 साल के बाद छोड़ के रातों रात चले गए, कैसे देखा आपने। तो यहां का यूक्रेन की तबाही होगी जी, और साथ में रूस की भी तबाही होगी, मगर फायदा किसको होगा इसमें, अमेरिका का और चीन का। ये लेकिन फिर भी अच्छे संकेत नहीं है। जेके परियार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं जो मैप दिखा रहे हैं। इसमें मोल्दोवा भी दिखाई दे रहा है और साथ में यूक्रेन भी दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं मोल्दोवा भी रूस का हिस्सा रहा एक समय में। क्या संकेत हैं इस नक्शे को दिखाने के पीछे? नहीं, ये भी हो सकता है कि डिसेप्टिव, जैसे मेजर शाह भी बोल रहे थे, ये एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट की टैक्टिक हो सकती है कि आप अपना टारगेट जो है उससे ध्यान हटाने के लिए जो है वो दूसरा ओपन करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि पुतिन जो है इस तरह की कोई गलती करेंगे कि तीसरा फ्रंट खोलेगा। एक वक्त में एक फ्रंट खोलने की उनकी आदत रही, वो क्रीमिया का, जॉर्जिया का 1 एट ए टाइम उन्होंने किए। अब यूक्रेन का खोला है, तो दूसरा आप एक साथ तमाम फ्रंट खोल के आप अपना उसमें अचीव नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है डिसेप्टिव टैक्टिक्स है।
ये सिर्फ और भाई अगर आप साहब की बात को और ऐड किए, जो व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे भाई सेना में, ये स्पाई भी रह चुके हैं। इनकी जब बीवी के साथ इनका जब वो हुआ तो बीवी ने बोला कि भाई इनको बीवी को नहीं मालूम था कि अगला इनका क्या कदम होने वाला है। बीवी जो लाइफ पार्टनर है, जो सोलमेट है, उनको नहीं मालूम था। तो बीवी ने जब इनको छोड़ा बोला कि भाई मैं इनको रूस के हवाले कर रही हूँ, रूस को जरूरत है इनकी, रूस की सेवा कर रहे हैं ये। तो वो अनप्रेडिक्टेबल माइंडसेट के हैं, किसी को मालूम नहीं रहता कि भाई इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या स्ट्रेटजी है। और जहां पे हम जैसे लोगों की सोच खत्म होगी ना, वहां पे इनकी सोच शुरू होती है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच बता दूं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु मिसाइलों को अलर्ट किए जाने के बाद रूसी नौसेना ने सबमरीन और जमीन से दागे जाने वाली मिसाइलों के साथ परमाणु अभ्यास शुरू किया है। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूसी सेना युद्ध के लिए तैयार स्थिति में है। रूस की नौसेना के उत्तरी फ्लीट के मुताबिक कई परमाणु सबमरीन को इस अभ्यास में शामिल किया गया है। इस दौरान तूफानी स्थिति में हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। रूसी नौसेना ने कहा है कि कई जंगी जहाजों को देश के पश्चिमोत्तर इलाके में स्थित कोला प्रायद्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि घातक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को गुप्त अभ्यास के दौरान साइबेरिया के इनक्लुटस्क इलाके से दागा गया है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। उस पर नेटो देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस और भी ज्यादा भड़कता जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति यह है कि रूसी चौतरफा एटमी हथियारों के साथ अभ्यास कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कहता है रूसी एटमी सबमरीन का अभ्यास। आपको बता दें, रूसी परमाणु सेना अलर्ट पर है। रूसी नौसेना का सबमरीन के साथ अभ्यास जारी है। जमीनी मिसाइलों के साथ भी परमाणु अभ्यास जारी है। जंगी जहाजों का बेड़ा पश्चिमी इलाके में तैनात है। जंगी बेड़ों को कोला प्रायद्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी। साइबेरिया के इनक्लुटस्क इलाके में मिसाइल दागने की पुष्टि। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम, रूस के पास 4000 से ज्यादा एटम बम है। रूस को कमतर आंकने से पुतिन नाराज हैं। नेटो देशों के प्रतिबंध से पुतिन भड़क गए। मोहम्मद अली साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की सनक को पूरी दुनिया अब भुगतेगी? जी देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया उनके पुतिन के सनक को भुगतेगी। इसमें नुकसान तो केवल रशिया का होगा ही होगा। रशिया के वही वाली बात है कि भाई मैं तो डूब रहा हूं, मैं अपने साथ में औरों को लेकर डूबूंगा। मैं तो मरने वाला हूं, मैं मरूंगा, मगर साथ में औरों को भी लेकर मरूंगा। तो युद्ध में फायदा किसी का नहीं होता है। सब कोई राइट नहीं होता, सब लेफ्ट। उसके बाद ये है सवाल, कौन लेफ्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट ओवर कौन बचता है फिर। तो पुतिन की जो गलती हुई, जो हमला किया उन्होंने, एक होता है थ्रेट परसेप्शन। फर्ज करिए बच्चे हैं और माँ बोल रही है बच्चों को, अच्छा तुम आए तो तुम्हारे शाम को पापा को बताती हूं मैं, तो बच्चे डरेंगे। लेकिन जैसे ही वो शिकायत हो गई और बात हो गई, खत्म, पोल खत्म, वो एक्सपोज हो गए ना, उसके बाद तो डर खत्म हो गया, डर बचा ही नहीं। उसके बाद फिर क्या बचा? तो और रूस ने जो किया है, ये यूक्रेन ही नहीं, रूस ही नहीं, सब लोग एक तरीके से, अमेरिका चीन भी भुगतेंगे, लेकिन फायदा इनको होगा। हिंदुस्तान इसका नुकसान होगा। हालांकि हमारा न्यूट्रल स्टैंड है, इकोनॉमी डाउन होगी। अब आप देखिए, अंदाज लगाइए, अगर तेल, रूस नंबर 3 पे आता है तेल के एक्सपोर्ट में, ठीक है, अगर तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ गए, सबको इसमें दिख रहा होगा। जब तेल के दाम बढ़ते हैं, फायदा किसको हो रहा है इसमें? कॉमन सेंस की बात, रूस को। फिर भी इसे प्रतिबंधियां लगा दी हैं उन पे, रूस को फायदा हो रहा है। चलिए तो परियार साहब, यहाँ पर पुतिन के इरादों को भांपने के लिए उनके एक बयान को याद किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया के नक्शे में रूस ही नहीं होगा तो ऐसी दुनिया लेकर हम क्या करेंगे? देखिए, सोवियत रूस का विकसन जो है क्यों हुआ, मैं फिर मेरे मोहम्मद अली शाह कहेंगे कि मैं इतिहास को ज्यादा दोहरा रहा। वो भी CIA की एक अच्छी खासी चाल थी, साजिश थी, जिसको उन्होंने तोड़ा। उसके बाद में रूस जो है पूरा डूब गया, फिर खड़ा हुआ है। उसको येल्त्सिन और उसके बाद में पुतिन, उसको यहाँ तक ले आए कि पकड़ अब आप उसको दोबारा वर्ल्ड पावर के रूप में देखते हैं। तो रूस और अमेरिका, चीन और भारत के बिना तो दुनिया रहेगी ही नहीं, ये आप मानते। अगली सेंचुरी, अगली दशक जो है, नॉट सेंचुरी, दशक जो है 2030 के बाद,
वो एशिया का है और एशिया में भारत, चीन और रशिया जो है ये डोमिनेट करेंगे। इस बार के बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि 5-7 साल बाद रशिया फिर खड़ा होगा, क्योंकि उनके जो इंटरनल इकोनॉमी सिस्टम है वो उन्होंने ऐसा ग्रो कर रहे हैं, बाइलेटरल ट्रेड दूसरे उससे, ताकि वो धीरे धीरे जो है वो अमेरिकन डोमिनेटेड इकोनॉमी सिस्टम से बाहर हो। ये बिल्कुल है। और दूसरी बात, ऑटो में जर्मनी और फ्रांस फेंस पे बैठे हुए, ये भी तो अमेरिका को कम सपोर्ट कर रहे थे, तो अमेरिका को लग रहा था कि यूरोप में भी ये नॉर्ड स्ट्रीम आने से कहीं ये ना हो कि ये भी रूस, जर्मनी, फ्रांस का ब्लॉक बन जाए, टर्की आ जाए और नाटो में भी हम कमजोर पड़ जाए, यूरोप में भी कमजोर पड़ जाए। तो ये इसके जो बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे। आप देखिए ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं कि यूक्रेन पे कीव में हमला करके रूस जीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये होगा नहीं। ये सालों साल, दशकों चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने दोनों ही रक्षा विशेषज्ञों का, परिहार साहब आपका भी और मोहम्मद अली शाह साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों को परमाणु बम की धमकी देने के बाद अब अमेरिका वायुसेना भी एक्शन में आ गई है। आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना का महाविनाश का प्लेन हवा में देखा गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक परमाणु बम के हमले को भी झेल जाने में सक्षम महाविनाश का प्लेन जो है वो 28 फरवरी को अमेरिका के नेब्रास्का में कुछ समय के लिए हवा में प्रशिक्षण उड़ान पर निकला था। इसके ठीक पहले पुतिन ने अपने परमाणु सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया था। अभी यह साफ नहीं है कि सोमवार को महाविनाश के विमान की उड़ान का पुतिन के आदेश से कोई सीधा संबंध है या नहीं है। इससे पहले पुतिन ने रूस की परमाणु मिसाइलों को युद्धक ड्यूटी पर तैनात करने का आदेश दे दिया था। आपको बता दें, अमेरिका ने एक बोइंग 747 विमान को बदलकर उसे बोइंग E-4B नाइट वॉच नाम दिया है। अमेरिका कम से कम एक E-4B को हमेशा अलर्ट रखता है ताकि हमेशा प्रशिक्षण और तैयारी मिशन को जो है वो अंजाम दिया जा सके। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि महाविनाश के महा उड़ान की तैयारी क्या है। परमाणु धमकी के बाद हरकत में महाविनाश का यान आया है। अमेरिकी विनाशक यान का नाम बोइंग E-4B नाइट वॉच है। 28 फरवरी को अमेरिका के नेब्रास्का में इसने उड़ान भरी थी। आपको बता दें, करीब 4.5 घंटे तक शिकागो के आकाश में ये उड़ता रहा। E-4B नाइट वॉच के साथ उसके सहयोगी विमानों ने भी उड़ान भरी। सहयोगी विमान बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करते हैं। जब भी अमेरिका पर संकट आता है तब हवा में उड़ जाता है। ये दुनिया में महाविनाश ला सकता है अमेरिका का ये नाइट वॉच। जाहिर है, जिस तरह से पुतिन अप्रत्याशित कदम उठाते हैं, अमेरिकी प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सावधानी और सतर्कता ही इस समय एकमात्र उपाय है। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध की ये विभीषिका खत्म हो, सभी को राहत मिले, अमन चैन कायम रहे। लेकिन अभी पुतिन के इरादों से ऐसा हाल फिलहाल होता नहीं दिख रहा। बहरहाल, आज जागते रहो के इस एडिशन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कल रात को 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और तब आपको न केवल यूक्रेन और रूस युद्ध पर अपडेट देंगे, बल्कि तमाम खबरों के पीछे की खबर भी हम बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज रात के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।